अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अपनी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट एनीमियाज़। आज हमने एनीमिया की टाइप्स के बारे में बात करनी है और उसमें से हमने बात करनी है जी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के हवाले से कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या, क्यों, कैसे, किस तरह से है। लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे जी। आज हम जो कुछ सीखेंगे जी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की डेफिनेशन क्या थी, कॉजेज़ क्या थे, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि डू यू रियली वांट टू लर्न, क्या आप वाकई में ये सीखना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो अपनी नोटबुक अपने पास रखिए, एक पेन अपने पास रखिए और इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनको नोट करें। अगले 10 मिनट में आप तकरीबन 3 एनीमियाज़ के बारे में बेसिक नॉलेज जो हासिल कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आने पर आप उस क्वेश्चन को एक बेहतर तौर पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। In this type of anemia, the erythroblasts, immature RBCs with a nucleus, are large, odd-shaped, thus named megaloblastic anemia. अब megaloblastic anemia is a type of anemia, ये anemia की ही एक टाइप है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जो रेड बोन मैरो के अंदर सेल्स थे हमारे, इरिथ्रोसाइट्स जब बनने शुरू होते हैं, इमेच्योर आरबीसीज थे जिनके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, वो सेल्स एब नॉर्मल हो चुके होते हैं, उनकी शेप चेंज हो चुकी होती है। इसी वजह से इसको नाम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दिया गया है। ठीक हो गया। तो देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की दो बेसिक टाइप्स होती हैं। एक होती है जी, अब ये किस वजह से टाइप्स रखी गई हैं, इसकी कॉज की वजह से। एक कॉज होता है जी B12 की डेफिशिएंसी, ठीक है, जिसको B12 डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। इसी को हम पर्निशियस एनीमिया भी कह सकते हैं। दूसरा जो इसमें आ जाता है दैट इज़ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, कि अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी डाइट के अंदर तो उसकी वजह से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो दो मेन कॉजेज़ हैं फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों हो सकता है जी। कॉजेज़ ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, क्या वजूहत हो सकती हैं कि B12 बॉडी में कम हो जाता है। सबसे पहला एक कॉज इसका आएगा जी इनएडिक्वेट इनटेक और दूसरा है मैलएब्जॉर्प्शन। इनएडिक्वेट इनटेक मीन्स कि जब खुराक में विटामिन B12 मौजूद नहीं होता, मीन्स इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट हैविंग एनफ फूड और इज़ कंज्यूमिंग अ सेलेक्टिव डाइट। तो बाज़ लोग जिनको डाइटिंग का भूत चढ़ा होता है या कि मजबूरी की वजह से सिर्फ एक ही खुराक रेगुलरली बेसिस पे ले रहे होते हैं और उसमें विटामिन B12 नहीं होगा, तो बॉडी में ऑटोमेटिकली B12 की डेफिशिएंसी होगी। दैट मीन्स इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट, के इनटेक जो था उसका खुराक जो थी वो प्रॉपर नहीं ले रहा था। मैलएब्जॉर्प्शन, मैलएब्जॉर्प्शन का लफ्जी मतलब होता है कि खुराक का प्रॉपर हज़म ना होना या खुराक का जिस्म में शामिल ना हो पाना। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। B12 की डेफिशिएंसी के हवाले से इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, जिस पे हम आगे बात करेंगे कि इंट्रिंसिक फैक्टर अगर मौजूद नहीं है बॉडी में तो B12 जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। डिसऑर्डर्स ऑफ टर्मिनल इलियम, जो हमारी छोटी आंत है उसके आखिरी किनारे में उसके अंदर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से भी मेल एब्जॉर्प्शन होगी। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ कंपटीशन फॉर विटामिन B12, कि अगर B12 जो है उसकी ज़रूरत बॉडी को बढ़ जाती है जी। तो हम बात करें कंपटीशन फॉर विटामिन B12। और B12 के लिए कंपटीशन कैसे बनेगा, जब बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी होगी ड्यू टू प्रेगनेंसी और किसी किस्म के जो वॉर्म्स वगैरह होते हैं, फिश वॉर्म, टेप वॉर्म, उसकी वजह से। तो इस पर भी हम बात करेंगे कब कंपटीशन जो इंक्रीज़ करता है फॉर विटामिन B12 जी। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में मेल एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है या इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं। अ कंडीशन इन विच GIT फेल्स कम्प्लीटली और पार्शियली टू एब्जॉर्ब फूड कंपोनेंट्स। इम्पेयर्ड विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन इज कॉज्ड बाय। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है कि जी एक ऐसी कंडीशन जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक यानी निज़ाम नज़ाम जो मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर नाकाम हो जाता है खुराक को हज़म करने में और ब्लड में शामिल करने में, डाइजेशन जो है वो पुअर हो जाती है। इम्पेयर्ड विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन जो है किस वजह से हो सकती है, इसमें सबसे मेन रोल जो है दैट इज़ ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, कि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी। अब इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है, पर्निशियस एनीमिया की सूरत में हो सकती है, जिस पर हम अभी बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। हम बात करेंगे पर्निशियस एनीमिया को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी का मतलब होता है जी स्टमक को कुछ हिस्सा या उसको मुकम्मल तौर पर काट कर निकाल देना, ट्रॉमा के केस में या किसी डिजीज़ की सूरत में हो सकता है। कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, कि पैदाइशी तौर पर ही उस शख्स के स्टमक में ये सलाहियत नहीं थी कि वो इंट्रिंसिक फैक्टर बना सकता है। इंट्रिंसिक फैक्टर एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा जुज़ है जिसकी मौजूदगी ज़रूरी होती है खुराक में से B12 के हज़म होने के लिए। तो इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं होगा तो उसके रिजल्ट में B12 की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट है जी डिसऑर्डर्स ऑफ टर्मिनल इलियम, कि इलियम का जो हिस्सा था जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है उसमें अगर ख़राबियाँ हो जाएंगी तो उसके नतीजे में भी B12 जो है वो कम हो जाएगा। ट्रॉपिकल स्प्रू, मेल एब्जॉर्प्शन डिजीज़, इसको मेल एब्जॉर्प्शन डिजीज़ भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल स्प्रू इज़ अ काइंड ऑफ डायरिया, आप इसको कह सकते हैं, एक खास किस्म का डायरिया होता है। नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू भी हो सकता है। रीजनल एंट्राइटिस हो सकता है जी, इन्फ्लेमेशन ऑफ GIT पे सोजिश हो सकती है, मैदे और आंतों की सोजिश होगी, उस सूरत में हो सकता है। इंटेस्टिनल रिजेक्शन, रिमूवल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन को रिमूव करना पड़ सकता है जी, अगर कोई ऐसी डिजीज़ कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उसकी सूरत में, ट्यूमर्स वगैरह की सूरत में, अल्सर्स वगैरह की सूरत में, या फिर समटाइम्स टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशंस की सूरत में भी इसको रिमूव करना पड़ सकता है। नियोप्लाज्म मींस ट्यूमर्स, एबनॉर्मल मैस टिश्यूज़ अगर बनने शुरू हो जाएंगे तो उसके नतीजे में भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर्स, WBCs, फेगोसाइटोसिस के वाइट ब्लड सेल्स की खराबियों की वजह से इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, उस सूरत में भी B12 की डिप्लीशन हो सकती है, इसकी कमी हो सकती है। नेक्स्ट है जी B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में कंपटीशन फॉर विटामिन B12 की कंपटीशन क्यों होगा? फिश वॉर्म, टेप वॉर्म इन्फेस्टेशंस, तो बाज़ औक़ात बच्चों के पेट में कीड़े वगैरह बन जाते हैं मेदे और आंतों के अंदर, और वो खुराक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ब्लड को सक कर रहे होते हैं, बहुत सारा नुकसान कर रहे होते हैं, तो उसके रिजल्ट की सूरत में भी B12 की डेफिशिएंसी जो वो हो सकती है कि B12 जो आ रहा था खुराक में वो कीड़े इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बॉडी के लिए बचता ही नहीं है। नेक्स्ट है जी बैक्टीरियल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम, इसमें क्या, ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन, तो हमारी आंतों के अंदर भी बैक्टीरियाज रहते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, तो नॉर्मल फ्लोरा में से कुछ बैक्टीरियाज अगर ओवर ग्रो कर जाएंगे तो उसके नतीजे में आंतों का कुछ हिस्सा जो था वो काम करना छोड़ देता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट जी फंक्शंस ऑफ विटामिन B12 की क्या काम करता है, तो विटामिन B12 इज इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा क्या जी, फॉर्मेशन ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो मेंटेनेंस ऑफ द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसकी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन B12। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी की सूरत में हमारे पास काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जिनमें से एक जो है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी है। नेक्स्ट इज द फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। अब फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा जी, 3 कॉमन कॉजेज ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया आर इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ डाइट। अब सेम टू सेम है कि खुराक जो पूरी नहीं मिल रही थी, खुराक की कमी थी, उसके नतीजे में हो सकता है मेल एब्जॉर्प्शन, मैदा और आंतें जो थी वो खुराक को सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे। इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स कि बॉडी को ज़रूरत ज़्यादा थी इसकी फॉलिक एसिड की, ठीक हो गया। और अदर कॉजेज़ में कुछ और कॉजेज़ हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ डाइट में क्या होगा जी, अनबैलेंस डाइट है कि आप सेलेक्टिव फूड ले रहे हैं और प्रॉपर डाइट जो बैलेंस होनी चाहिए थी वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक्सेसिव कुकिंग, खाने को बहुत ज़्यादा भूनना पकाना वो सारा कुछ करना, उसकी वजह से हो सकता है। अल्कोहल एडिक्ट्स में जो लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं उनमें भी इसकी जो है वो कमी हो जाती है फॉलिक एसिड की। इसके बाद जी टीनेजर्स एंड समटाइम्स इन इन्फेंट्स। अब टीनेजर्स जो होते हैं क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है एनर्जी की, फूड मटेरियल्स की, और ग्रोथ की वजह से उनको ज़्यादा मटेरियल्स की ज़रूरत है, तो उनमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, और इन्फेंट्स में भी हो सकती है। सम अदर कॉजेज़ मे इंक्लूड, कुछ दीगर जो कॉज है उसमें ओल्ड एज। अब ओल्ड एज में इसकी वजह ये नहीं होती, ओल्ड एज में क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो ओल्ड हो चुका है, तो वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर पाता, खुराक कम हो जाती है बुजुर्ग लोगों की, बूढ़ों की। पुअर सैनिटरी कंडीशंस, स्टारवेशन, तो अगर साफ़ सफाई के हालात भी अच्छे नहीं होंगे तो उसके रिजल्ट में भी क्या होगा कि इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहेगा और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। और साथ क्या जी, स्टारवेशन, फाका करना, मुसलसल भूखा रहना, उसके नतीजे में भी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब मेल एब्जॉर्प्शन, ट्रॉपिकल स्प्रू मेन यहाँ पे आ रहा है जी कि मेल एब्जॉर्प्शन क्यों होगी। ट्रॉपिकल स्प्रू जैसे हमने पहले बात की थी कि जी ये एक तरह का डायरिया होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की एक डिजीज़ होती है। नेक्स्ट इज़ द ड्रग्स। अब कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल करना जो है उसके नतीजे में हमारी बॉडी फॉलिक एसिड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। बारबिचुरेट्स हैं, एथनॉल है, और डाइफिनाइल हाइड्रेंजन है। तो इनसे क्या होगा, इनकी वजह से हमारी बॉडी में ये सलाहियत नहीं रहती कि वो एब्जॉर्ब कर सके फॉलिक एसिड को, तो ये उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती। नेक्स्ट है जी इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स, कि जब बॉडी की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं फॉलिक एसिड की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द प्रेगनेंसी की सूरत में एक फीमेल बॉडी है तो उसके अंदर एक नई बॉडी जो वो डेवलप हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उसको ज़्यादा मटेरियल्स की ज़रूरत है। लैक्टेशन में, अब जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके अंदर भी फॉलिक एसिड उसकी बॉडी से जा रहा है, तो उसको भी ज़रूरत उसकी बढ़ जाएगी। इन्फेंसी, जब बहुत कम एज का बच्चा होता है, छोटे उम्र में होता है, तो उसकी अपनी ग्रोथ की वजह से ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज मैलिग्नेंसी मींस जब ट्यूमर्स वगैरह बनने शुरू हो जाएं बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं और उसके फंक्शंस जो हैं वो मुतासर होते हैं। नेक्स्ट है जी इंक्रीज्ड हेमेटोपोइसिस, कि जब रेड ब्लड सेल्स के बनने की स्पीड इंक्रीज़ कर जाती है तो उसकी वजह से भी फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। अदर कॉजेज़ में क्या जी, ड्रग्स विच इम्पेयर DNA मेटाबॉलिज्म, जो DNA के ऊपर असरअंदाज होती हैं। ऐसी जो अद्वियात है इसमें मरकेप्टोप्यूरिन है, फ्लोरोरासिल है, और साइटोजाइन है। ये दवाएं जो है क्या करेंगी, डायरेक्टली आपके DNA के ऊपर असरअंदाज होती हैं, जिसकी वजह से सिंथेसिस जो होगा ब्लड सेल्स का वो मुतासर होता है, प्लस फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग जी, और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बिकॉज वी मेक इट ईजियर टू स्टडी, हम आपके लिए स्टडी को जो है वो ईजी कर देते हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़रूर। थैंक यू।